नमस्ते अहमदाबाद। आज के हमारे सफरनामा के नए गेस्ट है नीरा पटेल, क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट, पेरेंटिंग कोच, सिटी ऑफ अहमदाबाद, गुजरात। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, द कॉन्सेप्ट इज सफरनामा। तो द सफरनामा ऑफ नीरा रघुवंशी टू नीरा रघुवंशी पटेल, विच अल्टीमेटली मेड यू द हेड कोच ऑफ द हीलिंग स्पेस, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। तो मेरे फादर साइड का नाम है जो नीरा रघुवंशी है, तो मेरी एक्चुअल जर्नी तो वहीं से शुरू होती है। सो सिंस वेरी यंग एज मुझे साइकोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्ट आता था और उसी की दिशा में आगे पढ़ने की शुरुआत हुई। वैसे सेंट जेवियर्स में एडमिशन हुआ, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के बारे में वहाँ से ज़्यादा पता चला, पढ़ते पढ़ते मास्टर्स करते हुए फिर आगे डॉक्टर रत्ना बिलवानी को असिस्ट करते करते द हीलिंग स्पेस की शुरुआत हुई। और मेरी जर्नी खुद की पर्सनल प्रैक्टिस 2013 से शुरू करते हुए आज हम काम कर रहे हैं। और इस जर्नी में मेरे हस्बैंड चिराग पटेल, उनका साथ भी आता गया साथ में, और ही इज़ अ वेरी सॉलिड पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर मी। So this is how the healing space, where everybody can come, talk without any judgment, being judged, and this is the safest space कि जहाँ पे आप अपना दिल खोल सकते हो, हील हो सकते हो, चाहे वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप, इंडिविजुअल कोई भी क्राइसिस या सर्कमस्टांसेस, जॉब रिलेटेड इश्यूज़, किड्स को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली ओरिएंटेड कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो हर एक चीज़ हीलिंग स्पेस पे आके हील होती है। मैम, हीलिंग स्पेस में नीरा पटेल इज प्रोवाइडिंग सो मेनी मल्टीपल सर्विसेज, क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, काउंसलर, हीलर, पेरेंटिंग कोच। ये सारे रोल में मैम मेन या आपका फेवरेट रोल कौन सा है? एक्चुअली तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी एक माँ हूँ। तो माँ होने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें सालों से हम करते आ रहे हैं। स्पेसिफिकली जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, अलग अलग टूल्स, काउंसलिंग, ये सबको जब इम्बाइब करते हैं तो सबसे बेस्ट आता है कि हम हमारी आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही मैटर करता है। बट माई मेन रोल विच हेल्प्स मी इज़ अ सबकॉन्शियस वर्क, बिकॉज वॉट एवर आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन के दौर पे बाहर आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जाने अनजाने करते हैं। जैसे कोई हमें कुछ कह जाता है तो जो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन आता है वो हमारा सबकॉन्शियस है, जो रिफ्लेक्सेस आते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस है। सो यस, सबकॉन्शियस वर्क इज़ माई फोर्टे। So parenting का रोल भी is something very near and dear to your heart. मैम, पेरेंटिंग के रोल के बारे में बात करते हैं मैम। द हीलिंग स्पेस प्रोवाइड पेरेंटिंग गाइडेंस टू द पीपल ऑफ अहमदाबाद एंड गुजरात। यस एब्सोल्युटली। मैम, शुरुआत करते हैं मैम लक्ष्मण रेखा की, शेरेंटिंग की लक्ष्मण रेखा की। पेरेंट्स, माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर देते हैं। बेटा, आई एम गिविंग यू दिस गैजेट बट यू कैन शेयर दिस थिंग, यू कैन नॉट शेयर दिस थिंग, इसके बाहर तू सोशल मीडिया में पोस्ट मत करना, इसके बाहर का कंटेंट देखना मत। बच्चा स्मार्ट है, टैलेंटेड है, फिर भी ये लक्ष्मण रेखा में मैम कभी कभार सफोकेटेड फील करता है। कैसा पेरेंटिंग होना चाहिए ये मामले में? देखिए, अगर हम हमारे मानव स्वभाव की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमें मना किया जाता है वही करने का मन होता है। सो इससे बेहतर है कि आप कोई चीज़ को टोको, रोको, आप खुद वो चीज़ फॉलो करो, अपने बच्चों के लिए वो आइडियल बनो। जो चीज़ आप बच्चों से करवाना चाहते हो पहले खुद करो। अगर आप बच्चों को स्क्रॉलिंग करने से मना कर रहे हो, घंटों फ़ोन पे समय बिताने से मना कर रहे हो, तो सबसे पहले वो आपको करना होगा। आप अगर फ्री टाइम में फ़ोन लेके बैठ जाते हो तो फिर आप अपने बच्चे को वर्बली बोलोगे तो वो काम नहीं आएगा। बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं नहीं। तो पहले आप वो कीजिए जो आप करवाना चाहते हैं। अगर आप कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले वो खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आप सोशल मीडिया पे मल्टीपल चीज़ें पोस्ट नहीं करेंगे, अपने हर वेकेशन की पिक्चर पोस्ट नहीं करेंगे, अपडेट नहीं देंगे, तो आपके बच्चे सीखेंगे कि वो हमें पर्सनल रखना है। पर अगर आप ही सब जगह अपडेट कर रहे हो और बच्चों को कह रहे हो आप मत करो, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चे जज नहीं कर पाते हैं ना।
एक सबसे सिंपल सरल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपके रिएक्शंस में आप कंसिस्टेंट रहिए। जैसे एक बार बच्चे ने कुछ गलती की, ग्लास टूट गया, आपने ज़ोर से चिल्ला दिया। दूसरी बार सेम चीज़ हुई और आपने उसको थप्पड़ लगा दिया। तीसरी बार कुछ नहीं बोला कि ये तो बार बार यही हरकतें करता रहता है। चौथी बार मैं फिर चिल्ला दिया। अभी बच्चे को पता ही नहीं है कि अगर मैं ग्लास तोड़ूंगा तो मुझे थप्पड़ मिलेगा, मुझे चिल्लाएंगे, मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, क्या होगा। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट विथ योर रिएक्शंस एज वेल। अगर कोई गलती हुई है, पहली बार अगर आपने डांटा है तो दूसरी बार ही डांटिए, तीसरी बार भी सिर्फ डांटिए, तो उसे समझ आएगा कि ये करने से मुझे डांट पड़ेगी। सो बी कंसिस्टेंट इन योर रिएक्शन। और जो लक्ष्मण रेखा आप बना रहे हैं, पहले उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना आप खुद सीखिए, तो आपके बच्चे आप ही के साथ रहेंगे। मैम कल आईपीएल का फाइनल था। मैम एक 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, ऑरेंज कैप मिला और उसको नो लोग आज सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिगेस्ट सेंसेशन इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। एक मैम वैभव सूर्यवंशी जैसे तो बहुत सारे हैं। मैं अहमदाबाद से कोई ना कोई बिगेस्ट सेंसेशन इन द स्विमिंग वर्ल्ड, बिगेस्ट सेंसेशन इन जिम्नास्टिक। एक 14-15 साल का लड़का जिसको ये सब टैग मिलना भी शुरू हो गया है, इसकी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? इसके पेरेंट्स को सैल्यूट है, क्योंकि उनके फादर का डेडिकेशन, उनकी मदर की समर्पण, ये सबका एक एक्यूमुलेटेड रिजल्ट आपको देखने मिलता है वैभव सूर्यवंशी में। तो कोई भी बच्चा जो सक्सेसफुल होता है वो उसके माँ बाप के कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से होता है। क्योंकि वो तो बच्चा है, इतना उसको नहीं पता, पर वो जब छोटा होता है उसके टैलेंट को परख के, उसको नर्चर करके, उसके कांस्टेंट लगे रहने की वजह से आज वो बच्चे इतना जोरदार काम करते हैं, राइट। तो इसका पूरा श्रेय माँ बाप को तो जाता ही है, वो डेडिकेशन को भी जाता है जो कंसिस्टेंटली उनको मिल रहा है एज अ सपोर्ट। सो माँ बाप का मेन काम है कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए इन राइट थिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गलत चीज़ों में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनको सही गलत की विवेक सिखाने की भी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की है। मैम एआई एल्गोरिदम्स की बात करते हैं मैम, वी आर इन आवर 30s एंड 40s, हमको तो पता है मैम नो, एक बार एआई को पता चल गया कि किस प्रकार की रील्स या किस प्रकार के शॉर्ट्स हमारे नो मोबाइल से देखे जा रहे हैं। सो वी आर अवेयर, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे एल्गोरिदम हमको सही दिशा तक ले जाए। एक 12-13 साल का बच्चा नो हमको नो वी हैव गिवन आवर फोन टू हिम, या वो अपना खुद फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसको मैम एआई एल्गोरिदम की मैम हम कैसे समझते हैं? ठीक है, बच्चों में अवेयरनेस के नाम पे 3 सवाल ज़रूर डालने चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि जो भी आप कंटेंट देख रहे हो उसमें से कितनी प्रोडक्टिविटी आपको मिल रही है, मतलब जो काम की नहीं है उसको मैं क्यों देख रहा हूँ, ये एक अंदर से सवाल बच्चों को सिखाना चाहिए कि पूछो अपने आप से। तीसरी बात, जो भी चीज़ मैं बार बार देखे जा रहा हूँ, रिपीट मोड पे देखे जा रहा हूँ, वो क्यों आ रही है। ये अगर 3 सवाल आप पूछना अपने बच्चों को सिखाओगे अपने मन में, तो आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वो क्या कंटेंट देख रहा है। प्लस अगर वो 12-13 साल का है तो कीप एन आई ऑन योर किड्स दैट व्हाट दे आर वॉचिंग। बिल्कुल ब्लाइंड मत हो जाइए, उनके जो कंटेंट है जो कंज्यूम कर रहे हैं वो चीज़ें देखिए। प्राइवेसी के नाम पे बिल्कुल हमें छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं। मैम एक 14-15 साल का लड़का नो ही हैज़ गॉट हिज ओन फोन। मैम वो एक प्रकार के कंटेंट को फॉलो कर रहा है, एक प्रकार के कंटेंट क्रिएटर को फॉलो कर रहा है। अचानक से मैम वो कंटेंट क्रिएटर नो ही इज़ ऑन वेकेशन फॉर कपल ऑफ ईयर्स या ही इज़ ऑन अ रिटायरमेंट मोड, कंटेंट आना बंद हो जाता है। ऐसे माहौल में मैम माँ बाप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करें? सबसे पहली बात तो बहुत ही दूर के लोगों से इतना कनेक्ट जो वो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्या वो एम्प्टी फील कर रहा है? क्या वो उतना कनेक्टेड आपके साथ नहीं है? क्या उसके फ्रेंड्स हैं या नहीं? वो सोशली लोगों से मिलना, बातें करना पसंद करता है या नहीं? उसकी कुछ एक सोशल फ्रेंडली लाइफ है या नहीं? ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि वो कितना अटैच हो जाएगा एक कंटेंट क्रिएटर से। अगर वो एक एआई या इवन आजकल अवतार्स चलते हैं बहुत, ठीक है, तो उनके साथ अगर कनेक्ट करके अपना कुछ मन एक्सप्रेस कर रहा है, अपना सबकॉन्शियस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो जो ज़िंदगी जी रहा है वो मैं जीना चाहता हूँ, ऐसी वाली जो सोच चलती है बच्चों की, उसकी ओर हमें थोड़ा सा अवेयर होना है एज अ पेरेंट।
ठीक है। और रियल लाइफ और रील लाइफ के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है, क्योंकि जितनी चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं या कोई भी अदर वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, वो सारी ही चीज़ें कितनी रियल है वो समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों को पहले ये सिखाओ कि ये जितना दिखता है वो सब रियल नहीं होता है, ये सारा ही स्टेज्ड भी होता है। जितने कंटेंट क्रिएटर्स है वो पहले अपनी स्क्रिप्टिंग करते हैं, पूरा प्लान करते हैं। दिस इज़ नॉट द इंस्टेंट एंड द रियल लाइफ विच दे आर लिविंग। इतनी अवेयरनेस अगर आप अपने बच्चों को पहले दिन से देते हैं, बचपन से, क्योंकि आजकल के बच्चे हाथ में फ़ोन लेके ही पैदा हो रहे हैं, ऐसा ही समझिए आप, राइट। आज इतने नन्हे बच्चों को भी स्क्रॉल करना कैसे होता है, फिंगर कैसे जाती है, उंगलियां फ़ोन पे कैसे घुमानी है, सब उनको पता है। इट मीन्स कि वो सीख के आ रहे हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। बस हमें उतना ही सिखाना है कि हमारे लायक की चीज़ें क्या हैं और हमें कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए हमारी लाइफ में, बस उतना ही समझना है। क्योंकि अब नॉलेज फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, पर उसमें से हमारे लायक का कितना है वही इम्पोर्टेंट है। यस मैम, एक ऐसा पेरेंटिंग सिनेरियो लेते हैं जिसमें पेरेंटिंग भी सही है और बच्चों ने भी पेरेंटिंग को धारण किया और बच्चों ने भी पेरेंटिंग को फॉलो किया है। नीट एग्जाम का पेपर लीक होना, माँ बाप ने बच्चों को ट्रेन किया है कि बच्चा यू शुड बी एन MBBS एन MD और DMA गुड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर। बच्चा ने भी मैम ही हैज स्टडीड वेल एंड प्रिपेयर्ड वेल फॉर हिज नीट एग्जाम। अचानक से मैम नीट एग्जाम का पेपर लीक, अभी किस प्रकार की पेरेंटिंग होनी चाहिए? जब ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमारे बच्चों को अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो नहीं दिखाना है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्योंकि जो ये प्रिपरेशंस होती है वो एक तपस्या के समान है। उन्होंने सारी दुनिया भुला के इन चीज़ों की तैयारी की है, क्योंकि उनको कुछ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लानी है अपनी लाइफ में। पर जब ऐसा कुछ होता है, फेलियर आता है, तो एज अ माँ बाप आपकी सिर्फ जिम्मेदारी है कि आप उन्हें सपोर्ट करें कि बेटा मैं हूँ, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना ही कहना है। आप अपना फ्रस्ट्रेशन सिस्टम को लेके उनके सामने मत निकालिए, बस उन्हें सुनिए। उनका रोना, उनकी चिढ़न, उनका फ्रस्ट्रेशन कुछ एक समय तक आएगा। हो सकता है कई बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तब आप ये मत कहिए कोई बात नहीं, दूसरी बार दे देंगे। आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड, आई एम विथ यू, बस इतना ही बोलना है, क्योंकि वो समय निकालना जरूरी है। अपने बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बनिए, उन पे बर्डन मत डालिए, राइट। क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो इसमें सिस्टम का फेलियर है और किसी का कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब तक आप सिस्टम में घुस के कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हो, तो एज एन आउटसाइडर, एज एन सिविलियन, आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती है। मैम, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, उसी बात पे आगे बढ़ते हैं। मैम, बेटा डोनाल्ड ट्रंप तो रुकने वाला नहीं है। ये ईरान, इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप, चाइना, ताइवान, नो इट इज़ गोइंग टू स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोबल क्राइसिस होने वाला है, ग्लोबल इकोनॉमिकल मेल्टडाउन होने वाला है। बच्चे लोग मैम ये सारा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं। ये कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद एज अ पेरेंट, हाउ टू कीप योर चाइल्ड मोटिवेटेड फॉर हीज और हर बेटर फ्यूचर? सबसे पहली बात, जैसे आपने बोला कि ये कंटेंट बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, पर इसके बारे में घर पे चर्चा कितनी हो रही है? कांस्टेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कितना मिल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को जो करना है वो करेगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। दूसरी कंट्रीज को जो करना है वो करने ही वाले हैं। आपके हाथ में क्या है कि भाई आप अच्छा पढ़ें, अच्छा काम करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखें, वो सब आप कीजिए। कई लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि अब तो दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो बच्चे ये पकड़ लेंगे कि अब तो दुनिया ख़त्म होने ही वाली है, हमें पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें ये करने की, वो जो भी उनकी स्ट्रगल्स हैं वो करने की क्या ज़रूरत है। पर ये एटीट्यूड से जीवन नहीं जाता है। आप वो कीजिए जो आपके हाथ में है। बस जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं, जितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट। और नेगेटिव न्यूज़ कॉन्स्टेंटली कंज्यूम मत कीजिए, क्योंकि आज एक इमोशनल सीन देख के अगर हमारे अंदर
इमोशंस जनरेट होते हैं, तो आज नेगेटिव कंटेंट देख के भी हमारे अंदर नेगेटिविटी जनरेट हो ही रही है, और आपको नहीं पता है कि वो फिजिकल फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में आपको कैसे हैम्पर करती है। तो जितना बने उतना अवेयर रहिए, पर उसको कॉन्स्टेंटली रिपीट मोड पे मत सुनिए, मत चर्चा कीजिए। जो चीज़ दुखी करती है उसके बारे में चर्चा बंद होनी चाहिए, और ये चीज़ आप करेंगे, आपको देख के आपका बच्चा भी करेगा। अगर आपका एटीट्यूड होगा कि नहीं, अपना काम करो, अपनी ग्रोथ की ओर ज़्यादा ध्यान दो, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं करना है, ये एटीट्यूड अगर माँ बाप डेवलप करते हैं तो वो धीरे धीरे बच्चों में भी आता है, तो उनकी ओवर थिंकिंग कम होती है। और जब ओवर थिंकिंग नहीं होती है ना, तो माइंडफुलनेस होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक जगह नहीं हो सकती। या तो आप ओवर थिंकर हो सकते हो, या तो एक माइंडफुल पर्सन हो सकते हो। बहुत बढ़िया मैम। द शो इज सफरनामा। तो मैम, taking right guidance, giving right guidance to your kids. Ma'am, you said that Samaira just finished her 10th standard. How you helped her, or what kind of parenting you gave, in selecting right course or right strategy for the career for Samaira? See, first of all, it is completely her choice, because career उसका है, आगे काम और जीवन उसका है। जिस चीज़ में मज़ा आए वो पढ़ना चाहिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है नेचुरल वे में, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। और ये नर्चरिंग, ये ऑब्जर्वेशन माँ बाप की बचपन से होनी चाहिए कि मेरे बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, या अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ एक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मेरी बेटी ने जो भी स्ट्रीम चूज़ किया है वो उसकी चॉइस, उसके इंटरेस्ट और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से किया है। मैंने उसमें कोई फोर्स नहीं किया है। हाँ, उसको जो करना था उसके लिए बेस्ट गाइडेंस दिया है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑप्शंस क्या है, उसका फ्यूचर प्रोग्रेशन क्या है, उसमें से आप कितना अर्न भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। सो यस, माँ बाप का बस इतना ही कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को एक दिशा दिखा दे, एक उंगली बता दे कि बेटा यहाँ जाना है, फिर वहाँ कैसे जाना है उसकी रिसर्च बच्चों पे छोड़ दी जाए। उसमें सपोर्ट लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, करियर कोचेस का, करियर गाइडिंग इंस्टीट्यूट्स का, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। टीचिंग मैम द राइट वैल्यू फॉर मनी फॉर द किड्स। आज बच्चे मैम क्रिप्टो करेंसी, ममा यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आई विल बी अर्निंग वेल, इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे मामलों में मैम पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो, अगर यूट्यूब बना के, यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उनको लगता है कि ये ईजी काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो 24 घंटे लगे रहते हैं अपने कंटेंट को शूट करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, राइट। सो जो भी बच्चे ये माइंडसेट से आते हैं कि उसमें क्या है, ज़्यादा मेहनत करने से क्या हो जाएगा, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये उनको अनुभव से करने दो, उनको भी पता चलेगा कि 100 सब्सक्राइबर भी इकट्ठा करने में कितनी जहमत लगती है, राइट। जब उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में घुसना है, वही चीज़ उनको बताएगी कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है। तो इजी मनी जो भी कमाना चाहते हैं उनको एक टाइम पे तो रियलाइज़ होता है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। मेहनत, इजी मनी भी अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके पीछे भी आपको थोड़ी रिसर्च, थोड़ी मेहनत, थोड़ा अपना टाइम, डेडिकेशन सब देना ही पड़ता है। तो यस, पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्या इजी है, क्या इजी नहीं है, क्या नहीं करना है, उसकी क्लैरिटी देनी है बस। अगर डोंट्स क्लियर होंगे ना तो डूज आसानी से हो जाएंगे। वेल सेड मैम। बीइंग द राइट पेरेंट and making your kids to join right clubs, मैम टोस्ट मास्टर्स क्लब हो गया, या इस्कॉन के मंदिर में वीकली वंस जाना, हवेली के दर्शन में हवेली वीकली वंस जाना, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या मैम एक राइट पेरेंटिंग की ओर है, या ये भी एक ओवर बर्डन है बच्चों के लिए? एंड जस्ट टू एम्फेसिस कि राइट पेरेंटिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है। हर एक का स्टाइल अलग है,
हर एक की अपब्रिंगिंग अलग है और हर एक का बच्चा भी अलग है, राइट? हाँ, पर आपका जो मेन एंकर या हुक है वो अगर एक अच्छा इंसान जो अपनी वैल्यू सिस्टम को पकड़ के आगे अच्छी लाइफ जी पाएगा, वो अगर है तो आपके किए हुए हर एफर्ट अच्छे। सेकंड, हाँ, वैल्यू सिस्टम जनरेट करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसमें आप एज अ फैमिली जब जुड़ते हो, नॉट अ वन पर्सन और सेकंड पर्सन, बट एज अ फैमिली जब आप जुड़ते हो तो वो ऑनेस्टली वो वर्क करता है, क्योंकि पॉजिटिव नर्चरिंग का भी एक माहौल होता है जो घर में क्रिएट होना चाहिए। और पेरेंट्स को थोड़ा अपने आप पे भी काम करने की ज़रूरत है। उनके फ्रस्ट्रेशन, उनके गुस्से, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस या उनकी पेरेंटिंग फ्लॉज, ये सब कुछ आप जाने अनजाने अपने बच्चों पे ढालते हो। तो इन चीज़ों को पहले आप ठीक कर लीजिए अपने आप से, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी आगे वाली जनरेशन में पास ऑन हो जाएगा। Neera Patel, interacting with her clients as a healer, as a hypnotherapist, psychologist, parenting coach. Neera Patel, as a responsible citizen of the country. आपको क्या लगता है मैम, इन द कमिंग 3 to 4 years पेरेंट्स एंड किड्स का रिश्ता भारत में मैम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? ये तो काफ़ी जनरलाइज्ड और ग्लोबल चीज़ हो जाएगी, बट अभी मैं जो नए पेरेंट्स बने हैं उनकी अगर बात करती हूँ तो दे आर वेरी मच अलर्ट एंड अवेयर कि हमें हमारे बच्चों को क्या चीज़ों से दूर रखना है, क्या चीज़ें नहीं देनी है, कितनी चीज़ों में उनको फ्लरिश होने देना है, राइट? सो ये क्वेश्चन काफ़ी जनरलाइज्ड हो जाएगा कि 3-4 सालों के अंदर पेरेंट्स कैसा रिश्ता रखेंगे अपने बच्चों के साथ। ये बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर माँ बाप का उनके प्रति का बिहेवियर अलग है, पर ज़्यादातर पेरेंट्स भी अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, और बच्चे भी अगर वो पॉजिटिविटी कनेक्ट कर लेते हैं तो वो माँ बाप से जुड़े रहते हैं। तो रिश्ता लोनलीनेस की ओर ना जाए, वैसा आपका नर्चरिंग होना चाहिए। Do you see मैम in the coming years parenting coach ज़्यादा से ज़्यादा होंगे and people will start taking professional help from this kind of parenting coach? Yes. क्यों? क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आपको नर्चरिंग वहीं से मिल जाती थी, गाइडेंस वहीं से मिल जाता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज है, प्रोग्रेस के लिए लोग अलग अलग सिटीज़ में भी जाते हैं, अकेले बच्चा बड़ा कर रहे हैं, तो उनको आइडिया नहीं आता है, कुछ चीज़ों में वो क्लूलेस और स्टक फील करते हैं, क्योंकि आप एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ इतने कनेक्टेड नहीं होते हो। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर अब बहुत ही कम हो गया है, इसलिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है, और उसमें कुछ गलत नहीं है। आपको नॉन बायस्ड, नॉन जजमेंटल लोगों से अच्छा व्यवस्थित गाइडेंस मिलता है जो प्रैक्टिकल है, तो प्रोफेशनल गाइडेंस में कोई खराबी नहीं। नीरा पटेल की द हीलिंग स्पेस वाली ऑफिस में आई सो वन स्मॉल भगवद गीता एट द सेंटर राइट देयर एट द कॉर्नर, प्लस आपकी कैबिन में आई सो दैट यू हैव डन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, आपने सोल पे भी बहुत काम किया है मैम। बीइंग स्पिरिचुअल, डज दिस हेल्प टू बी अ वेरी गुड पेरेंट? यस, इट हेल्प्स, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो आपके कॉन्सेप्ट आपको लेके काफ़ी क्लियर होते हैं। आप ज़्यादातर टॉक्सिक अटैचमेंट्स में नहीं घुसते हो, मतलब जो चीज़ें आपको ऑब्जर्व नहीं करती, जो रिलेशनशिप, जो इमोशन आपको ऑब्जर्व नहीं करता है, उससे आपको डिटैच होना स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है। और बच्चे, अगर आप स्पिरिचुअल हो ना, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अडेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। भगवद गीता इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। आप जहाँ भी अटक जाते हैं तो उसमें से कैसे बाहर आना, उसका धैर्य आपको आ जाता है। बहुत बढ़िया मैम। वन लास्ट फाइनल रैप्ड अप क्वेश्चन, हीलिंग स्पेस में नीरा पटेल और कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं? सो हम वी आर टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट के जिसके अंदर क्लिनिकल वर्क होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन, रिलेशनशिप इशू with individual, young adults, even old adults, family structure, hypnotherapy, subconscious work, inner child healing work, past life regression, counseling,
ये सारे मैरिज काउंसलिंग स्पेसिफिकली, ये सारी ही सर्विसेज दी जाती है। और इसके काउंसलिंग सेशंस होते हैं। सी, काउंसलिंग इज़ ऑल्सो अ जर्नी, इट्स नॉट अ मैजिक टूल। कई लोगों को लगता है हमने 1-2 सेशंस ले लिए, हमें ठीक हो जाना चाहिए, पर आज अगर कोई चीज़ बिगड़ने में सालों लगे हैं तो संवरने में थोड़ा समय तो लगता है, राइट। सो हम कई सारे प्रोफेशनल लोग जो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, बर्नआउट लेके, अपनी जैसे स्लीप आजकल बहुत ही प्रोमिनेंटली सबकी डिक्रीज़ हुई है, स्लीप इश्यूज़ बहुत है, जिसकी वजह से फिज़िकल इश्यूज़ भी आते हैं। सो ये सारी ही चीज़ें हीलिंग स्वरूप में, काउंसलिंग स्वरूप में द हीलिंग स्पेस पे क्योर की जाती है। एंड इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, एंड वी बिलीव इन होलिस्टिक अप्रोच कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, चाहे वो आपके मन की है, रिलेशनशिप की है, या XYZ एनीथिंग, ठीक है, तो उसके कई सारे पहलू होते हैं। तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस कराते हैं, हम आपकी डाइट में भी साइकोमेट्रिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। It was wonderful, Neera Patel ji, to have a podcast with you. Wishing you very best on your Safarnama and wishing you best for the Safarnama of the healing space. Thank you so much. Thank you so much.